रहमान रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। वक्त के गुजरने पर तुम जो भूल जाओगे, हम तुम्हें बताएंगे बेनजीर कैसी थी जिंदगी के माथे पर वो लकीर जैसी थी, जुल्म के निशाने पर एक तीर जैसी थी। बेनजीर बेनजीर जैसी थी। इस मुल्क के तूलो अर्ज से आए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो, आप सबको मेरा सलाम। आज इस तारीख दिन को, उस तारीखी लम्हा को जिस रोज मेरी मां और आपकी बीबी को हमसे छीना गया, शहीद किया गया, 11 साल बीत चुके हैं। मेरे लिए उनकी जुदाई के लम्हात को अल्फाज की शक्ल में बयान करा, उन हसीन यादों को भुलाना, उस दर्द को समेटना और उस खला को पुर करना जो उसकी शहादत के बाद पैदा हुई, नामुमकिन है। जिंदगी के इस कतन सफर में अगर मेरे लिए कोई उम्मीद है, कोई सरमाया है, तो वो बीबी शहीद के जानिसार जियाले हैं, बीबी शहीद के कारकुन हैं, जो उनकी शहादत के 11 साल गुजरने के बावजूद आज यहां लाखों की तादाद में जमा हुए हैं। इस मुल्क के कोने कोने में फैले हुए बीबी शहीद के भाई और बहनें हैं जो आज भी बीबी शहीद की याद के दीप जलाए बैठे हैं। साथियों, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 2016 से जिस सियासी सफर का आगाज किया, उसका मकसद और उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ बीबी शहीद के इस कौम से किए हुए वादे को निभाना है, मुसवात के उस ख्वाब को पूरा करना है जिसको पूरा करने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना जान दी, और इस मुआशरे से इस्तिसाल को खत्म करना है जिसने इस मुल्क के गरीब अवाम और सफेद पोश तबके को जकड़ा रखा है। लेकिन दोस्तों, मुझे अंदाजा ना था कि सिर्फ 2 सालों में किस तरह मेरे सामने दीवारें खड़ी की जाएंगी, किस तरह मेरे राह में कांटे बिखरे जाएंगे और किस तरह मेरी जात पे हमले किए जाएंगे। लेकिन शायद आले यजीद को इस चीज का अंदाजा ही नहीं कि इस बिलावल की रगों में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खून दौड़ रहा है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का खून दौड़ रहा है। और आज मैं शहीदों के मजार के सामने खड़ा होकर उन तमाम कुव्वतों को वाज़े पैगाम देना चाहता हूं कि कसम है मुझे इन शहीदों के लहू की, कसम है मुझे इन शहीदों की कुर्बानी की, और कसम है गरी खुदा बख्श की इस मुकद्दस मिट्टी की। मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम्हारे साजिशों से लड़ूंगा, तुम्हारे झूठ से लड़ूंगा। मैं तुम्हारे हर जुल्म के आगे डट जाऊंगा और तुम्हारे गुरूर को फाड़ फाड़ कर दूंगा। साथियों, शाहिद इस सिलेक्टेड वजीर आजम को
इस चीज की अंदाजा ही नहीं कि इस वक्त वफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी हैं और एक चिंगारी के सब कुछ रात कर देर में बदल सकती है। क्या वजह है, क्या वजह है कि पख्तूनख्वा में नौजवानों की एक तहरीक जोर और शोर से उठ रही है? क्यों इस तहरीक में लोग जोक तर जोक शामिल हो रहे हैं? मैं 2 साल से कहता आ रहा हूं कि इन नौजवानों को दीवार से मत लगाओ, उनकी बात को सुनो, उनका गला मत खोंटो। पर मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। क्वेटा में खुले आसमान तले बेटी मेरी सैकड़ों बलोच माओ और बहनों के मुतालबात क्यों नहीं सुने जा रहे? उनके प्यारे सालों साल से क्यों लापता हैं? अगर वो मुजरिम है तो उन्हें अदालते में क्यों पेश नहीं किया जाता? लेकिन मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। मैं पूछता हूं कि क्या वजह है कि 3 सूबाई असेंबली से कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर होने के बावजूद कालाबाग डैम बनाने के लिए कैंपेन चलाई जा रही है? क्या वजह है कि सिंध के मफादात और एतराजात रद्दी की टोकरी में फेंकी जा रही है? लेकिन मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। मैं पूछता हूं कि क्यों गिलगित बल्तिस्तान से तोला सलूक किया जा रहा है? अगर वहां पर FCR का खात्मा हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अगर वहां पर पहली दफा पर क्यों गिलगित बल्तिस्तान 70 सालों से सरजमीन बेआईन है? वहां के अवाम अब शायद ज्यादा अरसा बेइंसाफी ना बर्दाश्त कर सके। लेकिन मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। और तो और जनाब, मैं पूछता हूं कि मियां साहब को सजा दिलवाने के बाद जो नारे पंजाब में लगे, इसका कोई तस्वर भी कर सकता था? जिस तरफ नजर दौड़ाए गम और गुस्से की एक लहर। लेकिन मजाल है कि इस मुल्क के नाम नेहाद ठेकेदारों को फिक्र हो। वो तो अपनी ताकत के नशे में मस्त है। देखने से कासिर है कि मुल्क हाथ से निकला जा रहा है। दोस्तों, आज मुल्क की बागडोर एक नातजुर्बेकार के हाथ में दे दी गई है। ये कैसा वजीर आजम है? ये कैसा वजीर आजम है जिसको अपने वजीर आजम होने का बीवी से पता चलता है और रुपया का गिरने का टीवी से पता चलता है? इसने पहले 100 दिनों में इस मुल्क के आवाम को महंगाई की सुनामी में डुबा दिया है। मुल्क की मईशत को ऐसा नहज पर ला खड़ा किया जिससे वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों का वादा करने वाले ने महंगाई और बेरोजगारी का तूफान उठा दिया है। नाम नेहाद तजव्वुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर लाखों गरीब और सफेद पोश पाकिस्तानियों को
घर की छत से महरूम किया है। बिजली महंगी, गैस महंगी, महंगी हुई रोटी और नान, ये है खान का नया पाकिस्तान। और पूरी कौम ये सवाल कर रही है कि तारीख की सबसे बड़ी धांधली के बाद, आरटीएस सिस्टम को फेल करवाने के बाद, नताइज 3 दिन तक रोकने के बाद, 95% फॉर्म 45 गायब करने के बाद, अवाम का वोट चोरी करने के बाद, इलेक्शंस में सबसे बड़े धांधली करने के बाद जो खुली तो असगर खान केस से बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। अगर खान साहब को हुकूमत देना ही थी तो थोड़ी तैयारी ही करा देते। आपने बेनामी अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन तो किया। अगर हिम्मत है तो बेनामी वजीर आजम का इन्वेस्टिगेशन करो। उसको ये तो सिखा देते कि क्रिकेट के खेल में और हुकूमत करने में जमीन आसमान का फर्क है। उसको ये तो समझा देते कि मुर्गी और अंडों से कौम की तकदीरें नहीं बदल सकती है। मुल्क और कौम की तकदीर बदलने के लिए साबित कदम होना पड़ता है। अपने वादे पूरे करना होती है, कुर्बानी देनी पड़ती है और इनफरादी के बजाय इज्तिमाई सोच रखनी होती है। लेकिन खान साहब तो कहता है कि यू टर्न लेना अजीम लीडर का निशानी है। खान साहब, आपको ये अजमत मुबारक हो। जरा नजर दुराकर देखे, इस मजार में वो लोग दफन हैं जिन्होंने जान की कुर्बानी तो दे दी पर यू टर्न नहीं लिया। लेकिन साथियों, मैं समझता हूं कि खान साहब को लाने का असल मकसद कुछ और है। इमरान तो वो कठपुतली है जो इस मुल्क को 1 यूनिट बनाना चाहता है और इस मुल्क में 1 पार्टी रूल कायम करना चाहता है। वो मुल्क में 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को मिलने वाले हकूक खत्म करना चाहता है। वो NFC अवार्ड के जरिए सूबों को मिलने वाले माली अख्तियारात वापस लेना चाहता है। वो सूबों के कुदरती वसाइल जैसे कि गैस और मदनियात पर वफाक का कब्जा चाहता है और वो मुल्क में 1 यूनिट निजाम की राह हमवार करना चाहता है। हम पर दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि वो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करने में मैं इनका साथ दे दूं। वो चाहते हैं कि मैं अवाम के हकूक पर सौदा करूं। वो चाहते हैं कि मैं गरीबों का बात ना करूं और इन कब्रों से गद्दारी करूं, मगर मैं ये कभी नहीं कर सकता और ना ही मैं ये करूंगा। ये मुझे इस नाम नेहाद और यकतरफा एहतिसाब से नहीं डरा सकते। हमने मुशर्रफ का एहतिसाब और इंतकामी कार्रवाइयां देखी है। हमने सैफ और रहमान का एहतिसाब ब्यूरो देखा है। हमने जिया का एहतिसाब, कोरे, जेलें और फांसियां देखी है।
हमने अयूब का सियासी इंतकाम और जेलें देखी हैं। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। तुम्हारी डोरे तो कोई और हिला रहा है। दुनिया देख रही है, यहां तक कि गैर जानबदार हल्के ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्या एहतसाब है जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के रहनुमा है? क्यों हुकूमत वजीर आजम और उसका खानदान इससे बलतर है? नैब की फुर्तियां सिर्फ ऑपोजिशन को गिरफ्तार करने के लिए क्यों है? ये कैसा नैब है कि प्रोफेसर्स को तो हथकड़ियां लगाकर पेश किया जाता है, उन्हें ज़ेरे हिरासत हलाक कर दिया जाता है, और अलीम खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये जो मजाक हमारे साथ कर रहे हैं, एक तो मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो JIT रिपोर्ट है झूठ और सफेद झूठ है। ना मैं इसको मानता हूं और ना इस मुल्क के अवाम इसको मानेगी। ऑनरेबल कोर्ट्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑनरेबल कोर्ट्स को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऑनरेबल कोर्ट्स को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मगर मुझे यकीन है कि ऑनरेबल कोर्ट्स इस झूठी जाली JIT को रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। ये तो चले थे मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन करना और ढूंढ के ले आए लॉन्ड्री वाला। ये कैसा निजाम है? ये कैसा निजाम है कि शहीद SP दाहवर को इस्लामाबाद से अगवा करने और मारने वालों का तो सुराग नहीं मिलता, लेकिन मेरे नाश्ते का बिल भी मिल जाता है। ये कैसा निजाम है? ये कैसा निजाम है कि FIA सालों साल से परे असगर खान केस की तो तफ्तीश नहीं करती। जहांगीर तरीन के बवारची और माली की जायदाद पर JIT तो नहीं बनती, लेकिन हमारे सदके के बकरों और धोबी का भी हिसाब लिया जा रहा है। वो मेरे ऊपर वो केस डाल रहे हैं जब मैं 1 साल का था। दूसरा केस वो डाला जा रहा है जब मैं 6 साल का था। अरे, अगर मैं इतना तेज बच्चा था तो मुझे सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए, और ये मुझे नोटिस भेज रहे हैं। आज फिर सदर जरदारी के साथ जुल्म किया जा रहा है। पहले ही 11 साल जेल में गुजारे। उन केसेस का क्या बना? टांग पर बॉम्ब लगाने का केस का क्या बना? बाइज्जत बरी। ARY गोल्ड केस का क्या हुआ? बाइज्जत बरी। मंशियात का केस का क्या हुआ? बाइज्जत बरी। BMW का केस का क्या हुआ? बाइज्जत बरी। पोलो ग्राउंड का केस का क्या हुआ? बाइज्जत बरी। खून के केसेस का क्या हुआ? बाइज्जत बरी। इंशाअल्लाह इस बार फिर भी हम बाइज्जत बरी ही होंगे। और
और तो और हमारी घर की औरतों पर भी केसेस बनाए जा रहे हैं। आज हमारी तीसरी नस्ल को झूठे केसेस में अदालतों में घसीटा जा रहा है, मगर हमें इंसाफ कब मिलेगा? भुट्टो शहीद का अदालती कत्ल का इंसाफ कब मिलेगा? बीबी के कातलों को कब खठेरे में खड़ा किया जाएगा? बीबी शहीद का कत्ल का इंसाफ कब मिलेगा? वो कौम की बेटी थी, वो कौम की लीडर थी, वो 11 साल बाद आज भी इंसाफ की मुंतजिर है। वो लड़की लाल कलंदर थी। वो लड़की लाल कलंदर थी, जो करिया करिया मातम है और बस्ती बस्ती आंसू है, सहरा सहरा आंखें है और मक्तल मक्तल नारा है। वो संग सितारों को लेकर वो चांद चमकता निकलेगा। जो कत्ल हुई वो खुशबू है, तुम कितना रास्ता रोकोगे? जो कत्ल हुई वो खुशबू है, तुम कितना रास्ता रोकोगे? वो औरत थी या जादू थी? वो औरत थी या जादू थी जो सर पर चढ़कर बोलेगी? हर जिंदा के हर मकफल को वो चाबी बनकर खोलेगी और शोर हवाओं का बनकर वो आंगन आंगन बोलेगी। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। तुम खाकी वर्दी वाले हो या काली दाढ़ी वाले हो, तुम खाकी वर्दी वाले हो या काली दाढ़ी वाले हो, तुम नीले पीले ऊदे हो या गोरे हो या काले हो, तुम अपने हो पराए हो या अंधियारों से पाले हो। वो शम शफाक की आंखों में वो सूनी साख सवेरों की, वो दुखी देश की कोयल थी या थर में भरका सावन थी। वो प्यारी हंसी बच्चों की, वो प्यारी बस्सी बच्चों की या मौसम लदिया पावन थी। तुम काली रातें चोरों की, वो फंक पकेरो मोरों की। वो बहन किसानों की प्यारी, वो बहन किसानों की प्यारी, वो बेटी मिल मजदूरों की। वो कैदी थी, वो कैदी थी जिंदानों की, अय्यारों की, सरदारों की, जनरलों की, गद्दारों की। वो एक नहत्ती लड़की थी, एक नहत्ती लड़की थी और पेशी थी दरबारों की। वो बेटी थी पंजाबों की, खैबर की, बोलानों की। वो सिंध मदीने की बेटी, सिंध मदीने की बेटी, वो नई कहानी करबल की। वो खून में लथपथ पिंडी में बंदूकें थी, बंगोले थे। वो तन्हा प्यासी हिरनी थी और हरसू कातिल टोले थे। रुत चनारों से कहना वो आनी है, वो आनी है। वो सुंदर ख्वाब हकीकत बन चा जानी है। वो भयानक सपना आमिर का, वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी। वो सूंदी मिठी सिंदरी की, वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। तुम कितने फुट्टो मारोगे, हर घर से फुट्टो निकले। साथियों, ये कहते हैं कि सदर ज़रदारी ने ये किया वो किया। मैं मानता हूं कि सदर ज़रदारी के जुराइम की फहरिस्त तवील है। उनका सबसे बड़ा जुर्म यह था
सबसे बड़ा जुर्म यह था कि जब बीबी की शहादत के बाद पाकिस्तान जल रहा था और सिंध से एक नारा उठा था, तो सदर जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। उनका जुर्म यह था कि नवाब अकबर बुगटी की शहादत के बाद सदर जरदारी ने बलोच अवाम से उन गुनाहों की माफी मांगी जो एक फौजी आमिर ने किया था। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने आगाज हुकूक बलोचिस्तान किया। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने सिंगापुर से गवादर पोर्ट लेकर चाइना को दी, जिससे सीपैक जैसे अजीम मंसूबा शुरू हुआ। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने 18वीं तरमीम करके 1973 भुट्टो शहीद का आईन को असल शक्ल में बहाल किया। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने जो मुल्क गंदम इंपोर्ट करने पर मजबूर था, उसी मुल्क को एक साल की अंदर ही अंदर गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क में बदल दिया था। उनका जुर्म यह था कि इन्होंने टापी और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जैसे मंसूबे शुरू किए। अगर ये मंसूबे मुकम्मल करने दिए जाते तो आज ये गैस का बहरान ना होता। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने कशकोल लेकर घूमने की बजाय एड नहीं ट्रेड की बात की। इन जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है, मगर सदर जरदारी का अज़म सिर्फ ये है कि भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के वादों को तकमील करना है। और आज मैं आपसे कहता हूं, आओ आज करी खुदा बख्श के इस मैदान में हाथ उठाकर उसी अज़म का फिर इज़हार करें। अपने आप को एक नई लड़ाई के लिए तैयार करें। वो लड़ाई जो लड़ते लड़ते भुट्टो शहीद ने फांसी का फंदा को चूमा। वो लड़ाई जो लड़ती लड़ती बीबी शहीद ने अपनी जान कुर्बान कर दी। हम उसी लड़ाई को जारी रखेंगे और मैं ये लड़ाई अगले मोर्चों पर खुद लड़ूंगा। बोलो तो मेरे साथ दोगे, मेरे साथ लड़ोगे, मेरे साथ जिदोजहद करोगे। हम इस मुल्क को कठपुतलियों से निजात दिलाएंगे। आए एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम तले इकट्ठे होकर इन गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला करें। हम इस मुल्क की जमहूरियत पर हर हमला रोकेंगे। हम इस मुल्क के इदारों पर हर हमला रोकेंगे। हम अवाम पर हर हमला रोकेंगे। हम सूबाए खुद मुख्तारी पर होने वाला हर हमला रोकेंगे। हम आजादी इजहार पर होने वाले हर हमला रोकेंगे। हम 18वीं तरमीम पर होने वाला हर हमला रोकेंगे। साथियों, हमें हर दौर में अदालतों में घसीटा गया, झूठे मुकदमे बनाए गए, हमें रुस्वा किया गया। हम कल भी इन अदालतों में पेश हुए थे, हम आज भी इन अदालतों में पेश होंगे। हम ना सिर्फ इन अदालतों में पेश होंगे, बल्कि हम अवाम की अदालत में भी पेश होंगे। हम पहले भी सुरखरू हुए, हम अब भी सुरखरू होंगे, क्योंकि हम भुट्टो शहीद का परचम थमा हुआ है। हमने बीबी शहीद का अलम अपने हाथ में ले लिया है। हम उन जालिमों का मुकाबला करेंगे जिनका मुकाबला बीबी शहीद ने किया। हम उन ताकतों का मुकाबला करेंगे जिनका मुकाबला भुट्टो शहीद ने किया। और आखिरी फतह हमारी होगी, क्योंकि आखिर में फतह सिर्फ हक और सच की होती है। इस दौर के रस्म रवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं, वो बागी थी मैं बागी हूं, वो बागी थी मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो।
वो जिनकी होंठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं। इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से, वो बागी थी मैं बागी हूं, वो बागी थी मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मजहब के जो भी व्यापारी है, वो सबसे बड़ी बीमारी है। वो जिनके सिवा सब काफिर है, जो दीन के हरफे आखिर है। इन झूठों और मुकारों से, मजहब के ठेकेदारों से, वो बागी थी मैं बागी हूं, वो बागी थी मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंडा है। मैं मरने से कब डरता हूं, मैं मौत के खातिर जिंदा हूं। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, वो बागी थी मैं बागी हूं, वो बागी थी मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। आप सबका बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।